वेलकम फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज़ क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। और ये हमारी पहली वीडियो है इस वीडियो सीरीज़ की, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट बेसिक्स को। और ये जो चैप्टर है ये आता है यूनिट नंबर 1 नेटवर्किंग के अंदर, जहाँ पे मेनली हमने डिस्कस करना है नेटवर्क के बारे में, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं या इसकी हिस्ट्री है, यानी कि जितने भी हमारे कॉमन टर्म्स यूज़ होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। और ये आपका एक थ्योरेटिकल यूनिट है या थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट बेसिक्स को। अब इसमें सबसे पहला जो टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है नेटवर्क। कि सबसे पहले आपका नेटवर्क होता क्या है। देखिए, नेटवर्क आपका बनता है जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस या सिंपली कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम रिसोर्स को शेयर कर सकें। अब देखिए, यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइस मतलब है, एक तो आपका कंप्यूटर तो नॉर्मल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो है। इसके अलावा कोई भी आपकी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर्स होती है या सिंपली जो कंप्यूटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपका स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन को भी हम मिनी कंप्यूटर बोल देते हैं, या सिंपली आपका स्मार्ट वॉचेज हैं। यानी कि जितनी भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, अगर इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम रिसोर्स को शेयर कर सकें, तो इसे एक नेटवर्क बोला जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी आपकी रिसोर्स हो, हार्डवेयर आप शेयर करें, सॉफ्टवेयर आप शेयर करें, डेटा आप शेयर करें, या कम्युनिकेशन में हमको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल प्रिंटर आ गए हैं जिनको हम ब्लूटूथ के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन से। तो आपका एक जो मशीन है, जो प्रिंटर है, वो तो एक ही है, लेकिन आप मल्टीपल डिवाइसेस से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। या सिंपली आप डेटा शेयर करते हैं अपने स्मार्टफोन से अपने फ्रेंड के स्मार्टफोन पे, हॉटस्पॉट एंड वाईफाई के थ्रू आप सिंपली कनेक्ट होते हैं, डेटा को आप शेयर करते हैं। यानी कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए जब भी आपका दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे एक नेटवर्क कहा जाता है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस या सिंपली कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्स। यानी कि एक कलेक्शन है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जिनको आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि हम रिसोर्स को शेयर कर सकें। अब इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग। यानी कि जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि बिना नेटवर्क क्रिएट किए हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते एंड डेटा हम शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट अलाउज एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस और कंप्यूटर। यानी कि हमको अलाउ करता है ताकि रिमोटली अगर हमारा जो डेटाबेस है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं पे भी आप सर्च करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पे डेटा आपका अवेलेबल है तो आप रिमोटली कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम पे बैठे। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे कोई चीज़ पोस्ट करी तो आपने फ्रंट एंड पे तो देखा, लेकिन बैक एंड पे वो डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा बेसिस पे। तो हम नेटवर्क की मदद से सिंपली एक रिमोटली जो दूसरी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे कोई कंप्यूटर है या डेटाबेस है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट। यानी कि नेटवर्क क्रिएट करने के बाद आपकी हार्डवेयर कॉस्ट या नॉर्मली कॉस्ट भी आपकी कम होती है। फॉर एग्जांपल आपके स्मार्टफोन पे इंटरनेट है तो आप फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, या आपके पास अगर एक ही डिवाइस है, एक ही प्रिंटर है, तो मल्टीपल डिवाइसेस से आप उसको यूज कर सकते हैं। या इन कंप्यूटिंग आपने देखा होगा साइबर्स के अंदर या स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे आपकी एन कंप्यूटिंग डिवाइसेज होती हैं। तो हर जगह हमको पूरा सिस्टम नहीं बनाना पड़ता, केवल वो कंप्यूटिंग डिवाइस आपकी होती है और उसमें केवल आप माउस एंड कीबोर्ड यूज करते हैं। पूरा आपको सेटअप वहाँ पे नहीं चाहिए, केवल वहाँ पे मॉनिटर, माउस एंड कंप्यूटर आपका होता है, सीपीयू आपका केवल एक ही होता है। यानी कि हार्डवेयर कॉस्ट भी कम होती है, स्पेस भी हमारा कम लगेगा। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग या सिंपली इंटरनेट की जो हिस्ट्री है। अब देखिए, इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1969 के अंदर, जब आपकी जो यूएस डिफेंस एजेंसी है या डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया या हायर किया। स्पॉन्सर किया कहने का मतलब उसकी फंडिंग करी, एंड उसने जो पहला नेटवर्क वहाँ पे क्रिएट किया उसको आरपानेट कहा जाता है। यानी कि आरपा आपकी एजेंसी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और इसी एजेंसी ने जो पहला नेटवर्क क्रिएट किया था इसको हम आरपानेट कहते हैं। तो सिंपल सा है, इन 1969 यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड एजेंसी, इसने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया, यानी कि उसकी फंडिंग करी, उसको जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए, कॉल्ड आरपा यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एंड द नेटवर्क क्रिएटेड बाय दिस एजेंसी वाज नोन एज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि आरपानेट। और इसने जो पहला यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया इसको आरपानेट कहा जाता है। इसमें आपका हुआ क्या था, अमेरिका की दो जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इनके जो सिस्टम्स थे उनको आपस में कनेक्ट किया गया था। तो चलिए मैं लिख भी देता हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो इनके जो सिस्टम्स थे या कंप्यूटर्स थे उनको आपस में सिंपली यहाँ पे कनेक्ट किया गया था
जो कि ARPANET में हुआ था। एंड ये तो आपका पहला यहाँ पे नेटवर्क था। इसके बाद आपका मिड 80s में एक और नई एजेंसी आई, इसको हम नेशनल साइंस फाउंडेशन कहते हैं। ये भी आपका यूएस का ही है। इसने एक नया यहाँ पे नेटवर्क बनाया जिसके जो आपका NSF था, इसका जो इसने जो नेटवर्क बनाया उसको सिंपली हमने NSF नेट बोला, विच वॉज मोर केपेबल देन ARPANET, यानी कि आपका ARPANET से ज़्यादा केपेबल था, इसकी स्पीड अच्छी थी, कॉस्ट कम थी। तो आपका ये दोनों नेटवर्क आगे चलकर दोनों साथ में आए एंड इन दोनों ने ही आपका मॉडर्न इंटरनेट जो कि 1990s में आपका क्रिएट हुआ, वो इन दोनों की ही वजह से हुआ। यानी कि दो आपकी यहाँ पे प्राइवेट जो नेटवर्क है इनकी मदद से एंड इनके साथ काफ़ी और प्राइवेट नेटवर्क जुड़े, जिससे कि आपका ग्लोबल एक नेटवर्क बना जिसको सिंपली हम इंटरनेट कहते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट आपका नेटवर्क कहते हैं। तो एट द एंड आपका क्या हुआ था, ARPANET प्लस NSF नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट जो है, इन दोनों ने ही आपका जो मॉडर्न इंटरनेट है इसका जो बेस है वो क्रिएट किया था। तो ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट। अब इंटरनेट आपका क्या होता है, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट को हम बोलते हैं ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हैं, जिससे कि दुनिया के जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है। तो इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट कनेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ये लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, और स्मॉलर नेटवर्क और छोटे छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करता है, जिससे कि ये एक ग्लोबल नेटवर्क बनता है। अब देखिए, जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप वायरलेसली करेंगे या थ्रू वायर करेंगे। तो ये भी आपका एक तरीका है। फॉर एग्जांपल आजकल हम वायरलेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका ब्लूटूथ हो गया, या सिंपली वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, या माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। ये सिंपली आपका यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम यहाँ पे अनगाइडेड मीडियम भी कहते हैं। और इसके अलावा जब आप गाइडेड मीडियम का यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप वायर के थ्रू करते हैं, जैसे आपका कोएक्सियल केबल है या ऑप्टिकल फाइबर है या फाइबर ऑप्टिक इसे कहा जाता है, तो आपका गाइडेड मीडियम, यानी कि हम गाइड कर रहे हैं प्रॉपर, वहां पे एक फिजिकल कांटेक्ट है, यानी कि वायर के थ्रू हम कर रहे हैं। तो इसके थ्रू ही हम एक नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा था। अब हम देखते हैं कि आपका इंटरनेट जो है ये काम किस तरीके से करता है। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेट काम किस तरीके से करता है, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट आपका काम किस तरीके से करता है, यानी कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट। अब देखिए, जितनी भी आपकी डिवाइसेज हैं जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं, आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या सिंपली स्मार्टफोन हो, ये सभी आपका यूज़ करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल को। तो प्रोटोकॉल तो सिंपली आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनकी मदद से हम इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से रियल लाइफ में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है कि जहां आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस सबसे पहले आएगा, नीचे आपका एड्रेस आएगा, एंड उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट होता है। तो ये आपके रूल्स हैं, यानी कि प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरीके से इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, जितना भी आपने काम करना है, इसके लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि रूल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स से सिंपली आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनकी मदद से हम इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेट में जो मेन आपका कम्युनिकेशन होता है, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, जितना भी हम करते हैं, ये हम करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से। तो TCP तो आपका जो है, TCP फुल फॉर्म भी मैं इनका लिख देता हूं। TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, जितना भी आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं। एंड IP आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए, इन दोनों प्रोटोकॉल की मदद से ही सिंपली हम कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब TCP हमको यहाँ पे ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे प्रोटोकॉल तो काफ़ी सारे होते हैं, उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो आपका प्रोटोकॉल है, जो कि जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, वो हमारा TCP/IP है। अब TCP सिंपली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इंटरनेट से कोई इमेज जो है डाउनलोड कर रहे हैं, तो सिंपली जो इमेज है वो आपका छोटे छोटे पैकेट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, जिसको डेटाग्राम या सिंपली डेटा पैकेट्स भी कहा जाता है। तो आपकी जो बड़ी इमेज है वो जब ट्रैवल होती है इंटरनेट पे, यानी कि जब वो आपका डाउनलोड के लिए आपने रिक्वेस्ट उसमें करी या सिंपली उसको देखने के लिए रिक्वेस्ट करी, तो TCP सिंपली क्या करता है, उस बड़ी सी इमेज को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में डिवाइड कर लेता है।
मान लीजिए आपकी एक पूरी इमेज है तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करने का काम किसका है, टीसीपी का है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का है। और ना केवल इमेज, जितना भी आपका डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में आपका डिवाइड करने का काम टीसीपी का होता है। तो इसने डिवाइड किया, देन ये क्या करता है, हर एक जो आपका यहाँ पे सेक्शन है, हर एक जो डेटा पैकेट है उसकी नंबरिंग यहाँ पे कर देता है, यानी कि नंबरिंग भी यहाँ पे हो गई। देन जब जब ये आपका पूरा ट्रैवल होता है तो ट्रैवल होने के बाद जब जो आपका होस्ट है यानी कि जिसने रिक्वेस्ट करी है वहाँ पे इसको रीअसेंबल भी करता है, ताकि जो ओरिजिनल हमारा डेटा इंटरनेट से आया था वो हमको ओरिजिनल फॉर्म में मिले। आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, अगर आपका इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है, कोई इमेज आप डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी बार वो इमेज पूरा सेक्शन तो बनता है लेकिन वो आपका एक साथ पूरा ओपन नहीं होता, आपके सेक्शंस अलग अलग बनते हैं, यानी कि अलग अलग पैकेट से जो डेटा है वो लोड हो रहा है। तो ये तो काम आपका टीसीपी का है। अब यहाँ पे आईपी जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, ये आपका करेक्टनेस चेक करता है आईपी एड्रेस की। यानी कि आपने देखा होगा जैसे आप लेटर भेजते हैं तो लेटर में अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो आपका लेटर ऑब्वियस सी बात है या तो रिटर्न आएगा या तो सिंपली सही जगह पे नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको पता होगा इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो उनका आईपी एड्रेस होता है, यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आपका हर एक जो डेटा पैकेट है इसमें जो आईपी एड्रेस डालने का काम है वो हमारा आईपी करता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। तो यहाँ पे जितना भी आपके डेटा है वो सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जितने भी हमारे पैकेट्स हैं एक बड़े डेटा के, उस पैकेट के अंदर आपका डेटा भी होता है जिसको आपका देखने का काम टीसीपी करता है, एंड दूसरा आपका यहाँ पे एड्रेस पार्ट होता है जिसमें एड्रेस डालने का एंड उसकी देखरेख का काम जो है वो आईपी करता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। All computers on the internet communicate with one another using TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट पे जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं या कोई भी डिवाइस है वो कम्युनिकेशन के लिए सिंपली TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करती है, विच इज बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, जो कि आपका एक बेसिक प्रोटोकॉल है, एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। इसको काफी बार इंटरनेट प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। देन TCP ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स, TCP जो है ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, दैट आर transmitted over the internet and also reassembles these smaller packets into the original data that received from internet। यानी कि ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो आपके जो डेटा है उसको ये ब्रेक करता है छोटे छोटे पैकेट्स में, एंड जब वो ट्रांसमिट होता है इंटरनेट पे तो उसको रीअसेंबल करता है ताकि वो ओरिजिनल फॉर्म पे आ सके इंटरनेट से ट्रेवल होने के बाद या किसी मीडियम से ट्रेवल होने के बाद। ईच पैकेट कंटेन्स डेटा एंड एड्रेस पार्ट, हर एक पैकेट में आपका डेटा पार्ट भी होता है, एड्रेस पार्ट भी होता है। आईपी हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट, और जो एड्रेस पार्ट है उसको कौन हैंडल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे हैंडल करता है, सो दैट डेटा इज सेंड टू द करेक्ट एड्रेस। और क्यों करता है, ताकि जो डेटा है वो जो है करेक्ट आईपी एड्रेस या जो है करेक्ट होस्ट या कंप्यूटर पे पहुंच पाए। तो ये तो सिंपल है कि वर्किंग आपकी किस तरीके से होती है, कैसे डेटा आपका ब्रेक होता है एंड कैसे उसमें एड्रेस आपका जाता है। देन आपका यूज ऑफ इंटरनेट क्या है, बेसिक सा है, यानी कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स, अब आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं और डिटेल में आप इसको लिख सकते हैं। ई कॉमर्स यानी कि कॉमर्स का जो काम है, बाइंग, ऑनलाइन बाइंग है, सेलिंग है, आप ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, हो सकता है आप सेल भी करते हो, तो ये आपका ई कॉमर्स के अंदर आता है। देन आपका रिसर्च के अंदर, अब काफ़ी ज़्यादा डेटा हमको अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो सिंपली रिसर्च में ही हमको हेल्प करता है, एजुकेशन के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हमको हेल्प करता है। जिस तरीके से अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है, ये एजुकेशन का आपका पार्ट है। देन आपका ई गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट, आजकल आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी जो मैसेज है इंटरनेट के थ्रू, ट्विटर जो है या और जो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके थ्रू हमसे कम्युनिकेट करती है। तो ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यहाँ पे ई गवर्नेंस हो सकता है, इसको हम ऑनलाइन गवर्नेंस या इंटरनेट भी कह सकते हैं। ई का मतलब सेम है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर, सॉरी आपका इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट के ऊपर। देन आपका ई रिजर्वेशन, आपने कोई भी चीज़ रिजर्व करनी है, कोई आपका टिकट हो, कोई आपने होटल बुक करनी है, कोई भी आपका है, तो इसमें ई रिजर्वेशन सिंपली हमारा यूज होता है। देन आपका ऑनलाइन पेमेंट, आजकल आपने देखा होगा जैसे जैसे डिजिटल हो रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सोशल नेटवर्किंग, यानी कि आप नेटवर्क कर सकते हैं, फ्रेंडशिप आप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, औरों के साथ में व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो ETC, यानी कि जैसे आप ईमेल सेंड करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। ये तो नॉर्मल आप डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, तो डायरेक्टली आप इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा एडवांटेज, तो एडवांटेज ये आपके सेम ही हैं, यानी कि इन सब में हमको हेल्प करता है, फिर भी रिड्यूसेस रिसर्च टाइम बिकॉज ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिसर्च टाइम है वो काफ़ी हमारा यहाँ पे बचता है, क्योंकि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी है। पहले क्या होता था, इंटरनेट नहीं है तो अलग अलग बुक्स आपने पढ़नी पड़ती थी, तब आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आजकल आप जो है एक इंफॉर्मेशन को एक डेटा के बेस पे काफ़ी जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पे एक्सेस है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट आपका है पब्लिशिंग डेटा ऑनलाइन सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ आप पब्लिश करते हैं ऑनलाइन तो सिंपली उसमें हमारा टाइम बचता है, कॉस्ट उसमें सेव होती है। सिंपली आपने देखा होगा पब्लिशिंग हम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, तो वो सब आजकल ऑनलाइन आपका पब्लिश हो रहा है, तो इससे टाइम बचता है, कॉस्ट भी बचता है, पेपर बचेगा। तो सिंपली ये क्या है, ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा कुछ भी आप यहाँ पे एडवांटेजेस लिख सकते हैं। ईजी कम्युनिकेशन एंड शेयर ऑफ व्यूज़, यानी कि कम्युनिकेशन करना काफ़ी आसान है इंटरनेट की मदद से, और सिंपली आप अपने व्यूज़ जो है कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पे कर सकते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पे है, जिसमें सबसे पहले है साइबर फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड काफ़ी इंटरनेट पे चलता है। हो सकता है आपको क्विक रिच स्कीम वहाँ पे मिले, क्विक रिच के लिए काफ़ी बार मैसेजेस आते हैं, तो ये सिंपली क्या है, ये कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पे हैकिंग वगैरह हो सकती है। सिंपली आपका जो डेटाबेस है वो क्रैश हो सकता है, तो ये आपके कुछ भी यहाँ पे हो सकते हैं डिसएडवांटेज, आपको ऑलरेडी पता है। मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस भी आपका इंटरनेट है, यानी कि मैक्सिमम जो वायरस आते हैं वो आपका इंटरनेट से ही आते हैं। वैसे तो वायरस आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस से भी आते हैं, आप जो एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, तो उसके अलावा आपका जो मेजर सोर्स है वो इंटरनेट है। देन डिफिकल्ट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी कि हमको यहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब ज़्यादा सोर्स यहाँ पे है डेटा का, तो हर जगह आपका डेटा जो है काफ़ी बार वेरी करता है, तो करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हमें काफ़ी बार इंटरनेट पे सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल सा है। इससे पहले आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इंटरनेट से कनेक्ट किस तरीके से होते हैं, कि किस तरीके से हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायल अप कनेक्शन को। अब देखिए डायल अप कनेक्शंस जो हैं आजकल तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, पहले यूज़ होते थे, और इनमें हम मेनली यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइन्स एंड मॉडम्स को, यानी कि जो डेटा ट्रेवल होता है वो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू होता है, एंड मॉडम सिंपली हमारा डायल अप यहाँ पे करता है ISP को। अब देखिए डेटा अगर आपका यहाँ पे ट्रेवल होता है एनालॉग फॉर्म में, तो आपका एनालॉग तो हमारी मशीन नहीं समझती, क्योंकि जो हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एक डिजिटल डिवाइस है, या स्मार्टफोन एक डिजिटल डिवाइस है, तो सिंपली इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे मॉडम को यूज़ करते हैं। तो मॉडम सिंपली क्या करता है, जो टेलीफोन लाइन से हमारा जो डेटा है एनालॉग फॉर्म में, उसको सिस्टम पे आने से पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है, एंड देन अगर डेटा हमको दोबारा ट्रेवल करवाना है टेलीफोन लाइन से, तो इसी डेटा को ये डिजिटल टू एनालॉग भी कन्वर्ट करता है। मेनली यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए आपका जो सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, तो इसके साथ एक डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है मॉडम, तो हम तो सिंपली इससे कनेक्ट है। तो मॉडम सिंपली टेलीफोन लाइंस की मदद से, बीच में आपकी टेलीफोन लाइंस यहाँ पे हैं, तो टेलीफोन लाइंस की मदद से जो हमारे ISPs हैं इनको ये डायल अप यहाँ पे करता है, फ़ोन नंबर यहाँ पे डायल करता है। जैसे हम कॉल करते हैं, फ़ोन हम डायल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डायल अप कनेक्शन, तभी इसका नाम ही है डायल अप, यानी कि एक नंबर यहाँ पे डायल होता है, एंड ISP आपका यहाँ पे सिंपली कनेक्ट है इंटरनेट से। इंटरनेट से हमारे ISPs यानी कि जो इंटरनेट सर्विस हमको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका BSNL है, या सिंपली एयरटेल है, या सिंपली आपका रिलायंस है, तो ये जितने भी हैं ये आपके ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस जो हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो सिंपली मॉडम यहाँ पे एक डायल करता है, एक नंबर डायल करता है ISP को, एंड ISP उसको चेक करके वेरीफाई करके सिंपली यूज़र नेम पासवर्ड की मदद से हमको डेटा यहाँ पे, हमारा जो कनेक्शन है उसको क्रिएट करने के बाद डेटा ट्रेवल स्टार्ट करता है, या सिंपली ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जितना भी काम होता है टेलीफोन लाइन्स के थ्रू होता है, लेकिन ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड भी कम है, यानी कि स्पीड यहाँ पे KB के अंदर आती है, एंड KB में जब स्पीड होगी तो ना इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ना ही हमारा जो डेटा है वो फास्टर स्पीड में यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है। तो डायल अप तभी आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और डायल अप मेनली आपका यहाँ पे नैरो बैंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ब्रॉड बैंड, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड। जब भी हम नैरो बैंड की बात करते हैं तो जो स्पीड होती है वो KB के अंदर होती है, तो KB आपका क्या है, ये नैरो बैंड का पार्ट है, नैरो बैंड का पार्ट है। एंड जो हमारा यहाँ पे MB में जो स्पीड आती है वो सिंपली हमारा यहाँ पे ब्रॉडबैंड का पार्ट है, ब्रॉडबैंड
यानी कि जैसे आपका वाई मैक्स है, वाईफाई है, जिसमें सिंपली आपकी स्पीड केबी में होती है, ब्रॉडबैंड उसे कहा जाता है मेनली। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। इट यूजेस टेलीफोन लाइन एंड मॉडम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये टेलीफोन लाइन और मॉडम को यूज करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। मॉडम डायल्स अ फोन नंबर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आईएसपी, दैट इज डेजिग्नेटेड टू रिसीव डायल अप कॉल, यानी कि जिसको डिजाइन किया गया है, जिसका डेजिग्नेशन जो है वो क्या है, डायल अप कॉल्स को रिसीव करना। तो सिंपल सा है। मॉडम भी आपको पता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, तो ये तो आपका यूज होता ही है। ब्रॉडबैंड में भी ये सिंपली यूज होता है, जिसकी मदद से सिंपली हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमको एनालॉग में डेटा नहीं देखना, डिजिटल में हमें डेटा चाहिए होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन मेनली आपका हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ही यूज होता है, और मेनली आपका फाइबर ऑप्टिक हो, कोएक्सियल केबल हो, जो हमारे घरों पे केबल होता है ना, उसमें आपका ऑडियो वीडियो फैसिलिटी जिसमें होती है, कोएक्सियल केबल हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, जो कि लाइट की मदद से सिंपली लाइट जो आपका है उसकी मदद से डेटा को ट्रैवल कराता है फास्टर स्पीड में, या और सिंपली मॉडम को यूज करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो सिंपल था, इट मेनली रिफर्स टू हाई स्पीड इंटरनेट। इट मेनली यूजेस ऑप्टिकल फाइबर केबल या कोएक्सियल केबल एंड मॉडम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। और हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से भी ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हम डीएसएल को यूज करते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है, जो कि टेलीफोन नेटवर्क की, लोकल टेलीफोन नेटवर्क की मदद से इंटरनेट से कनेक्ट होती है, तो इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ऑन अंटिल अनप्लग्ड, और ये हमेशा ऑन रहता है जब तक अनप्लग ना किया जाए। यानी कि यहाँ पे आपको देखिए, जब आप डायल अप की बात करते हैं तो डायल अप में आपको बार बार कॉल करना पड़ता है, बार बार जो आपके आईएसपी हैं उसको रिसीव करना है, तो यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और आईपी एड्रेस भी यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। आपको पता है, जब भी कोई मशीन आपके इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो एक आईपी एड्रेस मिलता है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी चेंज होते हैं और कनेक्शन में भी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल आपको आईपी एड्रेस मिलता है, और कब तक, जब तक कि आपका जो वहाँ पे कोई केबल है उसको आप अनप्लग नहीं करते, तो ये आपका ज़्यादा सिक्योर है। और दोनों ही आपके फिजिकल हैं, यानी कि डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन दोनों ही आपके फिजिकल हैं, यानी कि वायर्ड हैं। यहाँ पे फिजिकली हमको कनेक्ट होना पड़ता है केबल्स या वायर्स के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे हैं, वाईफाई हो गया या एलटीई हो गया, LTE यहाँ पे है, तो ये आपके वायरलेस हैं, यानी कि जब हमको यहाँ पे फिजिकली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों अगर कभी पूछे जाते हैं तो ये सिंपली आपका वायर्ड है, या सिंपली इनको गाइडेड मीडियम भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, जिसमें सिंपली हम वाईफाई डिवाइस की मदद से यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वायरलेसली, यानी कि बिना किसी केबल के या वायर के। और यहाँ पे देखिए आपकी स्पीड भी अच्छी है, और मेनली इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज हमारी यूज़ होती हैं डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। देखिए मेनली आपके जितने भी डेटा आपका ट्रांसफर होता है वायरलेसली, वहाँ पे हर जगह, भले आपका वो माइक्रोवेव हो या रेडियो वेव हो या सिंपली हमारा एलटीई हो, यहाँ पे हम मेनली यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डेटा को ट्रेवल करवाने के लिए या मेनली ट्रांसमिशन के लिए। तो सिंपल सा है, इट इज ए वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसफर डेटा, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से सिंपली डेटा को आपका ट्रांसफर करता है। अब देखिए दोनों में यहाँ पे अंतर क्या है, वायर्ड में आपका मेनली सिक्योर यहाँ पे रहता है और फिक्स होता है, क्योंकि फिजिकली हम कनेक्ट हैं तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका वायरलेस है तो आपका यहाँ पे डिस्टर्बेंस भी होता है। मेनली अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम बीच में आती है, स्टॉर्म वगैरह आते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपकी होती है वेदर के अंदर, तो मेनली वाईफाई वगैरह में आपकी प्रॉब्लम भी यहाँ पे आती है, रन नहीं होते हैं। तो आजकल तो आपका वाईफाई के बदले वाई मैक्स भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वाईफाई सिंपली आपका 10 to 15 मीटर्स या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका यूज़ होता है। लेकिन वाई मैक्स जो आपका है, इसकी रेंज जो है ये ज़्यादा होती है, अप टू 50 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। तो ये आपका मेनली यूज़ होता है बड़े से जो आपका एरिया है उसको कवर करने के लिए। मेनली मैन का जो पार्ट है और लैन का जो पार्ट है, लोकल एरिया, तो उसमें तुम वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं लैन केबल की मदद से। लेकिन अगर आपका बड़ा एरिया है, जैसे पूरा इंटायर सिटी आपकी है, तो वहाँ पे हम मेनली वाई मैक्स को यूज़ करते हैं। इसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मेनली वाईफाई के मुकाबले। तो आजकल तो नई टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो ये भी आपका 4G का ही पार्ट है। देखिए 4G तो आपने सुना है, लेकिन LTE में आपका क्या होता है, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है मेनली, जिसमें सिंपली आपका 100 MB डाउन स्ट्रीम की स्पीड आती है एंड 50 MB की आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड आती है। आपकी मैक्सिमम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम सिंपली होता है, डाउन स्ट्रीम कहा जाता है जब हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से कोई चीज़, अगर हम अपलोड करते हैं तो उसको अपस्ट्रीम कहा जाता है। और मेनली यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम लोग आपका डाउन स्ट्रीमिंग ही ज़्यादा करते हैं, यानी कि डाउनलोड ज़्यादा करते हैं, अपलोड तो हम कम ही करते हैं। तो अगर LTE आपके फ़ोन पे है, 4G तो होगा। देखिए 4G का ही आपका पार्ट है LTE। LTE में सिंपली क्या होता है, अगर आपके फ़ोन पे 4G के साथ LTE
4G लिखा हुआ आता है तो स्पीड आपकी वहाँ पे ज़्यादा होती है, यानी कि आपका वायरलेस है जो किसी मेनली आपका बनाया गया है आपका इसकी रिप्लेसमेंट में, जो आपका सिंपली यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं अगर यूज़ करना चाहें तो LTE यूज़ करते हैं मेनली 4G के साथ। तो सिंपल सा है, इसकी भी हाई स्पीड अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी हमें चाहिए तो LTE हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स यहाँ पे थे जिनकी मदद से सिंपली हम यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। आपका इसके अलावा वाई मैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं या सिंपली सैटेलाइट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम यही यूज़ करते हैं, मेनली आपका वाईफाई हो या LTE हो। और अगर आपको यहाँ पे फिक्स कनेक्शन चाहिए, हाई स्पीड ज़्यादा ही चाहिए, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमको लेना यहाँ पे पड़ता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। तो कुछ और हमारे टर्म्स हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ और हमारी टर्म्स हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। हम मेनली डिस्कस करते हैं इंटरनेट या नेटवर्किंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब या WWW, जिसको सिंपली हम वेब भी कहते हैं। और वेब को इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर ली ने 1989 के अंदर। और ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, आपके जितने भी रिसोर्सेज आपके वर्ल्ड वाइड वेब या वेब के अंदर हैं एंड हमारे जितने भी यूजर्स हैं जो कि HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं। यानी कि जो वेब है, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं, अगर आप विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपका HTTP वहाँ पे आता है या HTTPS वहाँ पे आता है, जो कि सिंपली एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जो कि आपका एक ऐसा टेक्स्ट जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और वो आपका हाइपर लिंक है किसी दूसरे पेज या दूसरे टेक्स्ट के साथ, उसको सिंपली हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और ये मेनली आपका जितने भी यहाँ पे यूनिक रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, वो कोई वेब पेज हो सकता है, कोई मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो वेबसाइट हो सकती है। इन जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं इनको हम एक्सेस करते हैं URL के थ्रू, जो कि आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यानी कि हर एक रिसोर्स को जो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वेब के अंदर। तो सिंपल सा है, WWW या सिंपली वेब वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर ली इन 1989 में टिम बर्नर ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट दैट आर यूजिंग HTTP, यानी कि HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जितना भी डेटा आप एक्सेस करते हैं वो आप कहाँ से कर रहे हैं? वो आप वेब से कर रहे हैं या सिंपली WWW या वर्ल्ड वाइड वेब से कर रहे हैं। इट इज़ URL फॉर ईच रिसोर्स ऑन वेब, यानी कि हर एक रिसोर्स के लिए यहाँ पे एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं या सिंपली वेब एड्रेस कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है वेब पेज। तो वेब पेज आपका कोई भी डिजिटल पेज या सिंपली जिसको वेब पेज भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपका अलग अलग डेटा होता है टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो वीडियो के फॉर्म पे, जो कि आपका वेब पे है या इंटरनेट पे है, इसे हम वेब पेज कहते हैं। तो सिंपल सा है, एनी डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज एक्सेसिबल थ्रू URL, यानी कि हर एक पेज का एक यूनिक URL होता है। इट कंटेन्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगा और किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो वीडियो PDF किसी भी फॉर्म में डेटा हमें मिलता है। तो सिंपली वेबसाइट क्या होती है? अब देखिए, वेब पेजेस को कलेक्ट करके ही इनके कॉम्बिनेशन को ही हम सिंपली एक वेब पेज कहते हैं, जिसका एक कॉमन डोमेन नेम होता है। जैसे फेसबुक आपका है या सिंपली आपका और कोई वेबसाइट्स हैं, तो वेबसाइट तो आपकी एक ही होती है जिसका एक कॉमन डोमेन नेम होता है। जैसे facebook.com एक डोमेन नेम है या google.com है, तो ये डोमेन नेम है। तो इसी के अंदर आपका इंटर रिलेटेड पेजेस जो होते हैं, इन्हीं को हम वेब पेज कहते हैं, इन्हीं को हम वेबसाइट कहते हैं। जैसे फेसबुक एक सिंगल वेबसाइट है, लेकिन उसके अंदर जितने भी पेजेस आपके हैं वो इंटर कनेक्टेड या इंटर रिलेटेड पेजेस हैं, जो कि एक कॉमन डोमेन नेम के अंदर आते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। तो कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस अंडर अ कॉमन डोमेन नेम इज कॉल्ड अ वेबसाइट, यानी कि कॉमन डोमेन नेम के अंदर जितने भी हमारे पेजेस होते हैं उसको हम एक सिंपली वेबसाइट बोल देते हैं, उन सबके कॉम्बिनेशन को। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है वेब पोर्टल। अब देखिए, वेब पोर्टल एक थोड़ा सा यहाँ पे कलेक्शन होता है मल्टीपल रिसोर्सेज का, यानी कि वेबसाइट तो आपका सिंगल है, लेकिन वेब पोर्टल जो है ये हमें ऑफर करता है कुछ और रिसोर्सेज को। जैसे इसी में आपका ईमेल भी होगा, इसी में बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, वेबसाइट भी है। तो इसको सिंपली वेबसाइट ना बोल के हम वेब पोर्टल बोल देते हैं। तो सिंपल है, इट ऑफर्स अ ब्रॉड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ तो खाली आपका सिंपली पेजेज हैं, लेकिन वेब पोर्टल में आपको और भी रिसोर्सेज मिलते हैं और भी आपको वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। जैसे आपका याहू है, इंडिया टाइम्स हैं, जिसमें न्यूज़पेपर भी आपका साथ में है, साथ में आप वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इसको सिंपली वेब पोर्टल बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा होम पेज। तो होम पेज तो ऑलरेडी आपको पता है, फर्स्ट और मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट अब आप ओपन करते हैं तो जो पहला पेज या वहाँ पे फर्स्ट पेज ओपन होता है वही हमारा होम पेज होता है। काफ़ी बार 1 मार्क्स में इसको पूछा जाता है। देन हमारा वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से हम एक किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, डेटा को अपलोड उसमें कर सकते हैं एंड उसको हम डिस्प्ले करते हैं हमारी स्क्रीन पे।
तो सिंपल एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू लोकेट रिट्रीव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं और कहाँ से करते हैं, इंटरनेट से या सिंपली वर्ल्ड वाइड वेब से। तो सिंपली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से वेब सर्वर सिंपली आपका क्या होता है, जो कि पेजेज आपका सर्व करेगा, रिसोर्स को सर्व करेगा। जब भी हम HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या है, हम एक वेब क्लाइंट हैं, तो हमको रिक्वेस्ट करनी होती है वेब सर्वर से, और वेब सर्वर जो डेटाबेसेस में डेटा है उसको रिट्रीव करके सिंपली हमको आगे फॉरवर्ड करता है। तो वेब सर्वर सिंपली सर्व करने के पर्पस के लिए होता है, ये भी एक कंप्यूटर ही है। तो वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट डिलीवर वेब पेजेस एंड अदर डेटा टू अ वेब क्लाइंट, यानी कि जो डिलीवर करता है वेब पेजेस और जो हमारे रिसोर्सेज या डेटा है वेब क्लाइंट को, यानी कि हम लोगों को, उस कंप्यूटर को सिंपली हम वेब सर्वर बोलते हैं। देन आपका वेब क्लाइंट जो कि यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, यानी कि जो रिक्वेस्ट करेगा किसी भी नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर किसी वेब पेज या रिसोर्स के लिए, वो सिंपली आपका वेब क्लाइंट होता है। तो वेब क्लाइंट एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, यानी कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर या कोई भी ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि किसी भी किसी नेटवर्क पे रिक्वेस्ट करती है किसी वेब पेज या किसी भी रिसोर्स के लिए, उसको सिंपली हम एक वेब क्लाइंट कहते हैं, और जो सर्व करेगा उसे वेब सर्वर कहा जाता है। देन आपका वेब एड्रेस या सिंपली URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या सिंपली वेब एड्रेस, ये क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का या किसी भी रिसोर्स का वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के ऊपर। तो सिंपल सा है, इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक वेब पेज ऑन द इंटरनेट। हर एक रिसोर्स या हर एक वेब पेज का जो यूनिक एड्रेस होता है सिंपली उसको हम URL कहते हैं या वेब एड्रेस भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे HTTP जो कि रिक्वेस्ट है जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब या वेब को एक्सेस करते हैं। देन आपका वर्ल्ड वाइड वेब पे हम सर्च कर रहे हैं, देन आपका डोमेन नेम आता है, एंड देन अगर आपकी कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेब पेज ओपन किया तो यहाँ पे मान लेते हैं xyz.html या .php जो भी आपका हो, या कोई इमेज हो तो उसका पूरा एड्रेस आता आपने देखा होगा। यहाँ तो आपका केवल आपका डोमेन नेम है, देन आपका पूरा अगर यहाँ पे एड्रेस है तो यूनिक एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। तो ये सिंपली क्या होता है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे वेब एड्रेस इसको हम कहते हैं। और ये आपके डोमेन नेम है google.com, और .com आपका क्या है, एक्सटेंशन है जो कि बताता है कि कॉमर्शियल वेबसाइट है। इसी तरीके से .org होता है, .military .mil मिलिट्री होता है, .edu एजुकेशन के लिए जो यूज होता है। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ और हमारी टर्म्स है, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुछ और हमारी टर्म्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, कुछ डोमेन एक्सटेंशंस को जिनकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी किस तरीके की वेबसाइट है। तो कुछ हमारे बेसिक्स हैं यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन है, जिसमें सबसे पहले com.com अगर आपका किसी वेबसाइट पे है तो सिंपली वो कमर्शियल वेबसाइट होती है। कमर्शियल वेबसाइट यानी कि जिसका मेन यहाँ पे काम है कोई कॉमर्स करना, यानी कि आपका बाइंग एंड सेलिंग करना, मेनली आपका प्रॉफिट अर्न करना। देन आपका .org जो कि आपका नॉन प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपके NGOs हैं, यानी कि जिनका मेन काम इंफॉर्मेशन शेयर करना है, अवेयरनेस फैलाना है, जैसे आपके NGOs वगैरह होते हैं। इसी तरीके से इन्फो जो कि आपका इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। देन आपका .gov आपने देखा होगा, गवर्नमेंटल जो वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो होती हैं। इसी तरीके से .edu जो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, या .ac जो होता है एकेडमिक जो वेबसाइट होती हैं आपकी। .mil मिलिट्री पर्पस के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती हैं। .net नेटवर्क रिसोर्सेज जो और नेटवर्क हमको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगी। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज़ के भी हमारे होते हैं, जैसे .in है, इंडियन है, या .au अगर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, FR है, फ्रांस है, या सिंपली .jp है, जापान की वेबसाइट है, या .uk है, यूनाइटेड किंगडम है, NZ है, तो न्यूजीलैंड है। तो ये आपके कंट्रीज़ के हैं। इसके अलावा कभी काफ़ी बार आपने देखा होगा सब डोमेन भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल .xyz.gov.in, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंटल वेबसाइट है और इंडियन वेबसाइट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड वेबसाइट है। तो सब डोमेन भी काफ़ी बार होते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईमेल एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये एक तरीका है इंटरनेट पे आपका मेल सेंड करना या अपना डेटा शेयर करना, कोई डॉक्यूमेंट आपने सेंड करना है, पिक्चर्स आपने सेंड करनी है इंटरनेट की मदद से। तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस हो गए, नोट्स हो गए, पिक्चर्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करते हैं यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम, जहाँ पे इंटरनेट को हम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। सिंपली इसका सिंटेक्स क्या है, XYZ या कोई भी यहाँ पे यूज़र नेम आपका आता है @मेल प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका नेम है राहुल @gmail.com या याहू मेल, हॉटमेल, जो भी आपके मेल प्रोवाइडर हैं, तो इसका सिंपली सिंटेक्स है, यूज़र नेम आता है, देन आपका आता है, के बाद सिंपली आपका यहाँ पे मेल प्रोवाइडर आता है या डोमेन नेम हमारा आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉग। अब देखिए ब्लॉग सिंपली क्या
होती है, कोई सिंगल पेज या वेबसाइट होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो आपका इंसान है वो अपने व्यूज़ वहाँ पे लिखता है किसी भी टॉपिक के बारे में, और जो इंसान ये करता है उसको ब्लॉगर कहा जाता है और इस पूरी प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं। तो सिंपल सा है, अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट और अ वेब पेज इन विच एन इंडिविजुअल पर्सन राइट्स हिज ओपिनियन अबाउट अ टॉपिक, अपने ओपिनियन लिखता है, अपने व्यूज़ देता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और ये मेनली आपका टेक्स्ट फॉर्म में होता है। इट इज़ अपडेटेड रेगुलरली, इसको मेनली आपका अपडेट किया जाता है। द ऑथर ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर एंड द प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉगिंग। अब जो इसको लिखता है यानी कि इसका जो ऑथर है, क्रिएटर है, वो सिंपली आपका ब्लॉगर कहलाता है और इस प्रोसेस को सिंपली ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन आपका धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है क्योंकि आपका आजकल व्लॉग चलते हैं, यानी कि वीडियो फॉर्म में जो होता है, क्रिएटिंग कंटेंट इन वीडियो फॉर्म किसी भी वेब पोर्टल पे या सिंपली किसी वेबसाइट पे जो कि मेनली आपका वीडियो फॉर्म में हमारे ब्लॉग को एक्सेप्ट करती है, मेनली आपका यूट्यूब है। तो अगर आपका ब्लॉग की जगह अगर व्लॉग आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक वेबसाइट है या वेब पेज है जिसमें सिंपली आपका एक पर्सन जो है अपनी शॉर्ट वीडियोज़ बना के डालता है और इसके क्रिएटर को सिंपली व्लॉगर हम कहते हैं और पूरी प्रोसेस को व्लॉगिंग हम कहते हैं। देन आपका न्यूज़ ग्रुप। अब देखिए इंटरनेट पे आपके मैक्सिमम ग्रुप्स होते हैं, चैट रूम्स होते हैं, चैट ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे आपका डिस्कशन होता है, लोग गैदर होते हैं इंटरनेट पे किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करना है, किसी न्यूज़ के ऊपर बात करना, तो सिंपली उन ग्रुप्स को हम न्यूज़ ग्रुप्स कहते हैं। तो सिंपल सा है, न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन चैट बॉक्सेज वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर टू डिस्कस एन कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कॉमन टॉपिक उनके इंटरेस्ट का अगर हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो सिंपली उसको हम एक न्यूज़ ग्रुप बोल देते हैं। तो सिंपल न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन चैट बॉक्सेज वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर टू डिस्कस ऑन अ कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। देन आपका HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सिंपली एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डिजाइनिंग करते हैं या क्रिएट करते हैं वेब पेजेस को, जो कि आपका टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं। इसमें अलग अलग आपके टेक्स्ट होते हैं जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में आपके यहाँ पे दिखते हैं। अब HTML तो पूरा का पूरा चैप्टर आगे है तो इसको तो हम डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे, यानी कि कोडिंग हम सीखेंगे HTML के अंदर। और ये वेब ब्राउजर को सिंपली बताता है कि कोई आपका वेब पेज है वो किस तरीके से हमारे ब्राउजर में शो होने वाला है। तो सिंपल है, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस, जो कि वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए होती है। इट टेल्स वेब ब्राउजर्स हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज, और ये बताता है वेब ब्राउजर को कि एक वेब पेज को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो इसको तो हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक हमारा फाइनल टॉपिक है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आपका जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल्स, हमारे फाइनल टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल या सिंपली प्रोटोकॉल्स को। तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स या कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, टॉपिक है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स या कंप्यूटर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, उनके बीच डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, ये सभी कौन डिफाइन करता है, प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए मेनली जितने भी आपके प्रोटोकॉल हैं इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं या तो इनके फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है या सिंपली वहाँ पे किसी को डिफाइन किया हुआ है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि किस तरीके का प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट, तो किस तरीके का ये प्रोटोकॉल है, HTTP है, FTP है, SMTP है, कौन सा प्रोटोकॉल है। तो जो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये सिंपली हाइपर टेक्स्ट के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन आपका www या वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर। यानी कि आपका देखिए हाइपर टेक्स्ट बोला किसे जाता है, आप जब भी इंटरनेट पे विजिट करते हैं या किसी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो आपका डेटा है या कंटेंट है, अगर आप उसमें क्लिक करते हैं तो काफ़ी बार वो आपका लिंक होता है किसी दूसरे वेब पेज के साथ या किसी दूसरी वेबसाइट के साथ। तो ऐसे टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को सिंपली हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। यानी कि आपका जो वेब पेज है इसके ट्रांसफ़र के लिए जो इसके ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र के लिए जो रूल्स अब बनाए गए हैं उसको हम HTTP कहते हैं। तभी आपने देखा होगा जब भी किसी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं तो सबसे पहले HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट हमको करनी पड़ती है, देन आपका डोमेन नेम वहाँ पे आता है। तो सिंपल है, हाइपर टेक्स्ट के ट्रांसफ़र के लिए सिंपली हम यहाँ पे HTTP को यूज़ करते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट या वेब पेज पे क्या क्या आपका हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट उस पर हो सकता है। तो इनके ट्रांसफ़र के लिए सिंपली हम HTTP को यूज़ करते हैं। इसका ही जो सिक्योर्ड वर्जन है वो HTTPS है। काफ़ी बार आपने देखा होगा HTTP की जगह HTTPS
एक्सेस होता है, यानी कि सिक्योरली अगर हमको काम करना है, अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में करना है, यानी कि आपका डेटा जो है वो आपका सिक्योर फॉर्म में ट्रैवल हो, तो इसके लिए सिंपली हम HTTP यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मेनली बैंक की जो वेबसाइट होती है या किसी भी ट्रांजैक्शन जिसमें कि मनी आपका इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे मेनली आपका जो HTTP हम यूज़ करते हैं ये आपका सिक्योर्ड फॉर्म वाला करते हैं। या अमेजन हो, गूगल हो, फेसबुक हो, जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, आपने देखा होगा इसके आगे आपको HTTP की जगह HTTPS मिलता है, जो कि आपका ज़्यादा सिक्योर है HTTP के मुकाबले। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका TCP/IP, जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, क्योंकि वर्किंग ऑफ इंटरनेट में पूरा हमने इसको समझा था कि TCP/IP आपका एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो कि सिंपली वेब में हमारा यूज़ होता है, जिसमें जो TCP है वो आपका जो डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, देन उनमें नंबरिंग करता है, एंड IP हर एक पैकेट में IP एड्रेस डालता है, एंड जब वो किसी मीडियम से ट्रैवल होते हैं देन उसको रीअसेंबल का काम भी आपका TCP करता है। तो इसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो जब वर्किंग ऑफ इंटरनेट में इसको डिफाइन किया है, सेम डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपका आता है टेलनेट, जो कि हमको रिमोट लॉगिन में हेल्प करता है। काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि रिमोट लॉगिन में कौन सा हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो इसमें आपका टेलनेट यूज़ होता है, जो कि सिंपली एक रिमोट कंप्यूटर को कंट्रोल करने या उसको एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि जियोग्राफिकली किसी दूसरे लोकेशन पे है, तो इसको हम टेलनेट सॉफ्टवेयर या टेलनेट जो प्रोटोकॉल है इसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें या तो आप टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है उसकी मदद से कीजिए, या डायरेक्टली आप अपने ब्राउज़र से की मदद से भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन विथ अ रिमोट कंप्यूटर, यानी कि यूज़ होता है एक रिमोट कंप्यूटर से आपका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। Once our telnet client establishes a connection to the remote host, और एक बार जब आपका telnet का जो क्लाइंट है या हम जो हैं एक बार अगर कनेक्शन क्रिएट करते हैं, इट बिकम्स अ वर्चुअल टर्मिनल, यानी कि अब आप वहाँ पे काम कर सकते हैं वर्चुअली, वो हमारा एक सिस्टम बनता है, अलाउिंग अस टू कम्युनिकेट विद द रिमोट होस्ट फ्रॉम आवर कंप्यूटर, यानी कि देन हम आपका एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं उस कंप्यूटर से जो कि जियोग्राफिकली किसी दूसरी लोकेशन पे है। तो किसी दूसरी लोकेशन पे अगर कोई आपका कंप्यूटर है उसको हमने एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपली टेलनेट को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इसका नाम ही बता रहा है, सिंपली आपका फाइल को एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करता है इंटरनेट के ऊपर, यानी कि हैवी फाइल्स आपकी होती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार अगर आप कोई हैवी फाइल्स या पूरी फाइल आप डाउनलोड करते हैं, या अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसको आपने अगर वेब सर्वर पे अपलोड करना है, देखिए अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि वो आपका 24/7 अवेलेबल रहे सभी के लिए, तो सिंपली आपको उसको एक ऐसे वेब ब्राउज़र एक ऐसे वेब सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा जो कि आपका 24/7 चलता है। तो इन फाइल्स को भी अपलोड करने के लिए सिंपली हम FTP को यूज़ करते हैं, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा है, आपने देखा भी होगा काफ़ी बार आप जब अपने जो एड्रेस बार है ब्राउज़र का, वहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं तो काफ़ी बार FTP भी वहाँ पे आता है जब आप फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, और काफ़ी बार आपका HTTP या HTTPS भी आता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग फाइल अक्रॉस इंटरनेट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अपलोडिंग अ वेब पेज टू अ वेब सर्वर, यानी कि फाइल के एक्सचेंज में तो हमको हेल्प करता ही है अपलोडिंग डाउनलोडिंग, और साथ ही में एक वेब पेज है पूरी की पूरी वेबसाइट को अपलोड करने में भी हेल्प करता है वेब सर्वर में। अब देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है SSH, जो कि सिक्योर सेल है। अब ये हमको हेल्प करता है आपका मोर सिक्योरिटी देने के लिए टेलनेट को या रिमोट लॉगिन को। अब जो टेलनेट है ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो इसके लिए सिंपली हम SSH को यूज़ करते हैं, जो कि आपका सिक्योर सेल है। दिस प्रोटोकॉल इज़ अ मेथड फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये सिंपली क्या करता है, देखिए आपके जो सिस्टम्स हैं, मान लीजिए आपका एक सिस्टम है एंड आपका दूसरा सिस्टम है, तो आपको जब इसमें कम्युनिकेट करेंगे, तो अगर आप डायरेक्टली टेलनेट यूज़ करते हैं रिमोट लॉगिन, तो आपका डेटा तो ट्रैवल होगा, लेकिन ये आपका ज़्यादा सिक्योर नहीं है, कोई मिडिल मैन है तो सिंपली वो आपके डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। लेकिन SSH सिंपली क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब यानी कि अब उसको इनक्रिप्ट कर दिया, उसमें क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर दी, उसके कुछ चेंजेस किए, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए, जिससे कि वो डायरेक्टली अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, और वो आपका ओपन अप केवल नेटवर्क के एंड टू एंड में होगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। यानी कि यहाँ से जब वो ट्रैवल होगा तो अब केवल वो यहीं पे आपका रीडेबल फॉर्म में आएगा, वो भी तब आएगा जब यहाँ पे कोई की उसको मिलती है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर भी आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका जब भी आप किसी को पहला मैसेज सेंड करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ भी आता है कि ये मैसेज आपका सिक्योर्ड है, इनक्रिप्टेड है, यानी कि आपने सेंड किया, तो जब वो आपका ट्रैवल होता है एंड ट्रैवल होने के बाद डेस्टिनेशन के में वो पहुँचता है, तो उसको बीच में कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन टेलनेट में क्या होगा, यहाँ पे बीच में अगर कोई उसे पढ़ना चाहे
देखना चाहे तो देख भी सकता है। लेकिन अगर आप SSH यूज़ करते हैं, सिक्योर सेल यूज़ करते हैं, तो डेटा जो है आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में वहाँ पे जाता है एंड उसको ओपन करने के लिए वहाँ पे की भी यूज़ होती है। ये ऑटोमेटिकली होता है, हमने नहीं करना पड़ता, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आपका एक सिक्योर्ड फॉर्म है टेलनेट का। इसी तरीके से आपका FTP भी है, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड SCP यानी कि सिक्योर कॉपी। अब ये दोनों इन दोनों का भी काम सेम है। एक तो आपका FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो डायरेक्टली फाइल को ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन यही काम अगर हमको सिक्योर्ड फॉर्म में करना है तो इन प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करते हैं, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अगर आता है सिक्योरली अगर फाइल को ट्रांसफ़र करना हो तो क्या यूज़ करें, तो या तो आप वहाँ पे SFTP लिखें या सिंपली SCP आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिलते हैं। तो दीज प्रोटोकॉल्स आर यूज टू ट्रांसफर फाइल्स मोर सिक्योरली देन FTP, यानी कि FTP से ज़्यादा सिक्योर्ड फॉर्म में फाइल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। दीज अप्लाई इनक्रिप्शन टू फाइल्स बिफोर सेंडिंग, यानी कि भेजने से पहले सिंपली इनक्रिप्शन उनमें अप्लाई करते हैं। इसको सिंपली आप ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल मुझे अपने फ्रेंड को ABC सेंड करना है और मैंने उससे ये कह दिया कि चलो मैं इसको एक अल्फ़ाबेट बढ़ा के आगे सेंड करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसको A की जगह B कर दिया, B को मैंने C कर दिया एंड C को मैंने D कर दिया, और जो ट्रैवल आपका हुआ ये BCD हुआ। तो बीच में अगर इसको कोई पढ़ता भी है तो उसको क्या मिलेगा, BCD मिलेगा। लेकिन मैंने सिंपली इसमें थोड़ा सा इनक्रिप्शन किया, यानी कि मैंने इसमें +1 कैरेक्टर जोड़ दिया। तो वहाँ पर अगर मेरे फ्रेंड को मैंने बोला है कि मैं +1 यहाँ पे करने वाला हूँ, तो सिंपली डिकोड करके उसको ABC में ही रीड करेगा। ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है क्रिप्टोग्राफी का, वरना क्रिप्टोग्राफी आप अगर आगे कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर आप कंप्लीटली इसको सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप इंक्रिप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल इसका नाम ही बता रहा है कि यानी कि ईमेल सर्विस या ईमेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मेल से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो SMTP डिफाइन करता है। तो सिंपल है, इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विस ऑन अ TCP/IP नेटवर्क, यानी कि TCP/IP नेटवर्क आपका कहाँ पे होता है, वेब के अंदर। तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है ईमेल सर्विसेज के लिए, यानी कि जो ईमेल को सेंड एंड रिसीव करने में हेल्प करता है, तो वो आपका SMTP है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस, यानी कि एबिलिटी यहाँ पे सिंपली देता है या रूल्स हमको बताता है कि कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। हमको कुछ करना नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली आपका चलता है। अलग अलग जो लेयर्स हैं, जिन लेयर्स में हमारा काम हो रहा है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स अपना काम करते हैं। इसी तरीके से एक आपका लास्ट है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यहाँ पे इसका वर्जन 3 है, यानी कि थर्ड इसका वर्जन है। इट इज यूज्ड टू रीड ईमेल्स व्हाइल वी आर ऑफलाइन, यानी कि देखिए ये तो सेंड रिसीव करने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन हैं तब भी अगर आपको ईमेल को रीड करना है, यानी कि सिंपली आपके ईमेल को स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो इसके लिए हम POP को यहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंपली पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, जो कि ऑफलाइन होने पर भी सिंपली हमको हेल्प करता है ईमेल को रीड करने में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, वीडियो नंबर 2।